हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनकम टैक्स की सेकंड क्लास में पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स रेट्स फॉर नॉन इंडिविजुअल एसएससी। ठीक है, कल हमने बात किया था इंडिविजुअल एसएससी का। इंडिविजुअल के ऊपर एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के ऊपर इनकम टैक्स के स्लैब्स हमने डिस्कस की थी और फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी डिस्कस किया और हमने 2021 के लिए भी डिस्कस किया था, जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने 2.5 लाख तक एग्जेम्पशंस दिया। अब जो नई अपकमिंग ईयर में जो स्लैब आपको मिलेगी 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम पर आपको 5% टैक्स है, 5 से 7.5 लाख तक की इनकम पर आपको 10% टैक्स, 7.5 से 10 लाख तक की इनकम पर 15%, 10 से 12.5 लाख पर आपको 20%, 12.5 से 15 लाख पर 25% और 15 लाख से ऊपर 30%। और हमने कंपैरिजन भी देखा था कि जो करंट जो स्लैब है उसके मुकाबले जो फ्यूचर में जो स्लैब आपको नया स्लैब का ऑप्शन दिया गया, उसमें अगर आप 15 लाख तक की इनकम में जाते हैं तो आपको डेफिनेटली वहां पर फायदा है इनकम टैक्स का, लेकिन कई सारे एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस पर आपको गिव अप करना पड़ेगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉन इंडिविजुअल एसएससी की। सबसे पहले बात करते हैं हम कंपनीज के ऊपर। देखिए, कंपनीज आप सभी जानते हैं कि जो कॉर्पोरेट्स यानी जो कंपनीज होती है, कंपनी एसएससी होते हैं, तो कंपनी को इंडिया में 2 कैटेगरी में बांटा गया है। डोमेस्टिक कंपनियां जो भारत के आरओसी, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, जिनका बिजनेस का कंट्रोलिंग पूरी तरह से इंडिया में होता है, वो डोमेस्टिक कंपनियां। और जो फॉरेन कंपनी जिनका फॉरेन में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इंडिया में आकर वो अपनी वर्किंग कर रही है, उन्हें हम फॉरेन कंपनी मानते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक कंपनियों को 2 कैटेगरी में बांटा है असेसमेंट ईयर 1920 से। डोमेस्टिक कंपनियों को जो 2 कंपनियों में बांटा है, उनके टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट पर हम यहाँ बात करते हैं कि अगर किसी डोमेस्टिक कंपनी का टोटल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट, देखिए ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर अगर अपन बात करें तो ग्रॉस रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर उनको वो सप्लाई कर रहे हैं तो उनकी टोटल सप्लाई, टोटल टर्नओवर अगर 250 करोड़ रुपए तक है, अप टू 250 करोड़, तो 250 करोड़ रुपए तक अगर उनका टर्नओवर है, ठीक है, तो उनको 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना, यानी फ्लैट टैक्स देना। देखिए, मैंने कल भी बताया था आपको कि कंपनीज एंड फर्म्स को फ्लैट टैक्स देना होता है, जबकि इंडिविजुअल एचयूएफ वगैरह को स्लैब का बेनिफिट मिलता है। तो कंपनीज और फर्म्स को स्लैब का बेनिफिट नहीं मिलता, इनको फ्लैट टैक्स देना है। तो 250 करोड़ तक की डोमेस्टिक कंपनियों को, 250 करोड़ टर्नओवर वाली डोमेस्टिक कंपनियों को 25% टैक्स देना होता है अपनी इनकम पर। सपोज उन्होंने 100 रुपया कमाया तो उन्हें 25 रुपया सरकार को इनकम टैक्स देना। ओके, इनकम पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर बिजनेस एसएससी की बात करें तो कंपनीज कौन है, बिजनेस एसएससी, उनकी बिजनेस इनकम होती है। तो बिजनेस इनकम का 100 रुपया का 25% यानी प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। टर्नओवर के आधार पर उनको उनका कैटेगराइजेशन किया गया है कि वो 25% देंगे या 30% देंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इनकम टैक्स किस पे लगता है, वो लगता है उनके प्रॉफिट पर, जो प्रॉफिट वो अर्न करते हैं। ग्रॉस टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ओके, तो जितना वो प्रॉफिट अर्न करेगी उनको 25% टैक्स देना होगा, अगर वो 250 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनीज है। अगर 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली डोमेस्टिक कंपनियां हैं तो उनको 30% कॉर्पोरेट टैक्स देना है। तो यहाँ पर इंडियन कंपनीज को, डोमेस्टिक कंपनियों को 2 कैटेगरी में बांटा है टर्नओवर के आधार पे। छोटी कंपनियों को 25% और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनको 30% टैक्स देना होता है। वहीं पर अगर अपन बात करें फॉरेन कंपनीज की, तो फॉरेन कंपनीज को 40% टैक्स देना होता है। इंडियन कंपनीज को यहाँ पर 25 या 30% टैक्स देना है, जबकि फॉरेन कंपनी को 40% टैक्स देना है। ठीक है, सरचार्ज भी एप्लीकेबल होता है कंपनीज के ऊपर। नेट टैक्सेबल इनकम पर सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी है। 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनीज को 1 करोड़ तक की नेट टैक्सेबल इनकम, सी टर्नओवर, सरचार्ज का टर्नओवर से क्राइटेरिया कोई लेना देना नहीं है, सरचार्ज का लेना देना है नेट टैक्सेबल इनकम पर। नेट टैक्सेबल इनकम पर हमने कल भी डिस्कस किया था कि वह इनकम जो ग्रॉस इनकम है उसमें से डिडक्शंस लेस करते हैं और जिस पर टैक्स लगता है उसे हम नेट टैक्सेबल इनकम कहते हैं। तो 1 करोड़ तक कोई टैक्स नहीं देना है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक डोमेस्टिक कंपनी को 7%, जबकि फॉरेन कंपनीज को 2% सरचार्ज देना है। जो टैक्स के ऊपर टैक्स देने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। और 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनीज को, डोमेस्टिक कंपनीज को 12% और फॉरेन कंपनीज को 5% सरचार्ज देना होता है। तो देखिए, सरचार्ज में डोमेस्टिक कंपनीज को ज्यादा रेट है, जबकि फॉरेन कंपनीज को सरचार्ज कम देना होता है, क्योंकि ऑलरेडी अगर अपन बात करें तो फॉरेन कंपनीज को जो कॉर्पोरेट टैक्स यानी जो इनकम टैक्स है वो बहुत ज्यादा रेट से देना होता है, 40% टैक्स देना होता है। तो सरचार्ज में यहाँ पर उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन है डोमेस्टिक कंपनी के मुकाबले। ओके, अगर अपन बात करें यहाँ पर
वापस एक बार थोड़ा सा इस पीपीटी को अपन देखें तो सी देयर आर टू टाइप ऑफ कंपनीज, डोमेस्टिक कंपनी एंड फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी को लेस देन 250 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनीज को 25%, 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनीज को 30%, वेयर एज फॉरेन कंपनीज को 40% इनकम टैक्स देना है और सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी होती है 1 करोड़ से ऊपर के एनटीआई पर, नेट टैक्सेबल इनकम पर। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की एनटीआई पर डोमेस्टिक कंपनी को 7% सरचार्ज, वहीं फॉरेन कंपनीज को 2% सरचार्ज देना पड़ता है। वेयर एज 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनीज को, डोमेस्टिक कंपनीज को 12%, जबकि फॉरेन कंपनीज को 5% सरचार्ज देना होता है। सेस के रूल वही है, 4% सेस इनको भी देना होता है अपने जो भी इनकम टैक्स लायबिलिटी इनकी आती है। ओके, सो ये थी कंपनीज के ऊपर रेट। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर 1920 की। अगर अपन बात करें तो पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी और लोकल अथॉरिटीज की इनकम टैक्स रेट्स की अगर अपन बात करें तो अगर अपन बात करें पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, लोकल अथॉरिटीज, इनको फ्लैट 30% टैक्स देना होता है। इनको कोई टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं है, 30% टैक्स दो, जितना कमा रहे हो उतना उसका 30% आपको जो इनकम टैक्स देना है। जबकि 1 करोड़ से ज्यादा की नेट टैक्सेबल इनकम होने पर इनको 12% सरचार्ज देना होता है। ठीक है, तो 12% सरचार्ज अगर 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है। सरचार्ज में कोई स्लैब नहीं है यहाँ पर, जैसा कि हमने कॉर्पोरेट यानी कंपनीज के केस में देखा कि सरचार्ज में 1 करोड़ से 10 करोड़ पर उनको एक अलग रेट से टैक्स देना पड़ा, जबकि 10 करोड़ से ज्यादा के इनकम पर उनको अलग रेट से सरचार्ज देना पड़ा। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्म्स के लिए जो पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी और लोकल अथॉरिटीज जो होती है, लोकल अथॉरिटीज से आपको सीधा सीधा संबंध, अगर अपन बात करें नगर निगम, ओके, नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब लोकल अथॉरिटीज में आते हैं, तो इन्हें भी इनकम टैक्स देना पड़ता है अगर ये अर्न करते हैं तो। इन दैट केसेस आप देख सकते हैं कि फर्म्स, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी को 30% इनकम टैक्स देना है, जबकि सरचार्ज 1 करोड़ से ज्यादा इनकम पर इन्हें 12% देना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इनको 4% देना ही है, इंक्लूडिंग सरचार्ज। अगर सरचार्ज लग रहा है, सरचार्ज जुड़ने के बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, और सरचार्ज अगर नहीं बन रहा है तो एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस डायरेक्ट इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। देखिए, मेरे से काफी सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि इनकम टैक्स देना कब पड़ता है, जिस साल हम इनकम कमाते हैं उस साल देना होता है, या जिस साल इनकम कमाया उसके अगले साल देना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपका किसी भी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा आती है, 10,000 से ज्यादा का टैक्स आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में पे किया है, तो इन दैट केस फिर आपको जो अपना इनकम टैक्स है वो उसी साल देना है जिस साल आपने अपना इनकम अर्न किया। यानी हम जिस उस ईयर को कहते हैं प्रीवियस ईयर। आप सभी ने जो इनकम टैक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या क्या आपका असेसमेंट ईयर किसे कहते हैं, जिस साल उस इनकम पर असेस किया जाता है जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाया है। जो फॉलोइंग ईयर होता है प्रीवियस ईयर के आगे आने वाला ईयर, उसे हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। तो इनकम टैक्स की लायबिलिटी आपकी उसी साल बन जाती है जिस साल आप इनकम कमाते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि अगर हम इस साल की बात कर रहे हैं कि मैं इस साल कितनी इनकम कमाऊंगा, ये मुझे कमाने के बाद पता पड़ेगा ना, तो मैं इनकम टैक्स किस आधार पर दूंगा। तो देखिए, एस्टिमेटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी आपको एस्टिमेट करनी पड़ती है, अपना इनकम एस्टिमेट करना पड़ता है, और उसके ऊपर आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है। तो इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल के लिए एडवांस टैक्स के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, उसके आधार पर उन्हें अपनी एस्टिमेटेड इनकम पर एडवांस में ही टैक्स देना होता है। और आगे जाके जब वो असेस करता है अपकमिंग ईयर में, तो वो असेसमेंट के आधार पे जो उसका एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी होता है उसके साथ उसका जो एडवांस है और टीडीएस एडजस्ट करने के बाद अगर कोई लायबिलिटी बचती है तो वो उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में पे करनी पड़ती है। तो इनकम टैक्स पे करने का जिम्मेदारी आपका उसी वर्ष है जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब सवाल ये भी आता है कि ये असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट का मतलब होता है कि आपके द्वारा सेल्फ असेस करना, गवर्नमेंट को बताना कि मैंने इस पर्टिकुलर ईयर में इतना इनकम कमाया, इतना मेरा टैक्स लायबिलिटी बना, इतना टैक्स में से मैंने इतना एडवांस टैक्स दे दिया था, इतना मेरा टीडीएस कट गया था, बाकी का पैसा ये मेरा बन रहा है जो कि मैंने इस चालान के जरिए जमा करा दिया। तो उसे कहते हैं असेसमेंट, सेल्फ डिक्लेरेशन, सेल्फ अपने इनकम का कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को बताना, उसे कहते हैं असेसमेंट। ये करना होता है आपका अपकमिंग ईयर में, जो कि आपका फाइनेंशियल जो भी प्रीवियस ईयर है जिसमें आपने इनकम कमाई है, वो जब आपकी खत्म होता है उसके बाद आपको असेसमेंट करना होता है। जैसे अगर हम बात करें वर्ष 2019-20 जो कि अब प्रीवियस ईयर हो चुका है, ये करंट में 2021 चल रहा है जो असेसमेंट ईयर है, तो ऐसे केस में इस साल हम उस
पिछले वाले वर्ष का असेसमेंट करेंगे। 20-21 असेसमेंट ईयर है, 19-20 प्रीवियस ईयर हो गया, तो 19-20 में जो भी आपने इनकम अर्न की उसका असेसमेंट आपको इस वर्ष करना है। ओके, तो यहाँ पर फॉर्म एंड एलएलपी की बात कर रहे हैं हम कि 30% टैक्स देना है फॉर्म को, फ्लैट टैक्स देना। देयर इज नो टैक्स बेनिफिट, स्लैब बेनिफिट फॉर फॉर्म्स कंपनीज। ओके, फॉर्म और कंपनीज को स्लैब का कोई बेनिफिट नहीं होता है, स्लैब का बेनिफिट होता है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वर्ड आता है मार्जिनल रिलीफ। आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, आपने देखा कि इंडिविजुअल के केस में 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं लग रहा था। 50 लाख से जैसे ही कोई एसएससी क्रॉस करता है उसको 10% सरचार्ज देना पड़ता है, टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, और 1 करोड़ क्रॉस करने पर उसे 15% सरचार्ज देना पड़ा। ओके, वहीं अगर हम कंपनी की बात करें तो आपने देखा कि 1 करोड़ तक की इनकम पर उनको कोई सरचार्ज नहीं देना, 1 करोड़ क्रॉस करते ही उन्हें सरचार्ज देना है, जो कि 7% सरचार्ज देना है डोमेस्टिक कंपनीज की बात करें, और फॉरेन कंपनीज को 2% सरचार्ज देना है, और 10 करोड़ से ऊपर पर डोमेस्टिक कंपनी को 12%, जबकि फॉरेन कंपनीज को 5% सरचार्ज देना होता है। तो देखिए, ये एक लिमिट अगर अपन बात करें 50 लाख का अप कैपिंग लिमिट की बात करते हैं अपन, तो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि माना कि किसी की इनकम 49,90,000 रुपीज है, तो उसको तो कोई सरचार्ज देना ही नहीं है, जो भी टैक्स बन रहा है वो प्लस एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना है, सरचार्ज नहीं देना है। लेकिन अगर किसी ने 10,000 रुपए 11,000 रुपए भी ज्यादा कमाया, यानी किसी का इनकम 50 लाख और 1,000 रुपया है, तो उसे सरचार्ज देना पड़ेगा। तो ऐसे में काफी सारा टैक्स लायबिलिटी उसका बढ़ जाएगा। तो ऐसे केस में एक मार्जिनल रिलीफ दिया जाता है, जो कि इस लिमिट के आसपास अर्न करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा भी अर्न करते हैं तो उनको मार्जिनल रिलीफ देकर गवर्नमेंट उनकी जो टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होती है उसको वो कम कर देते हैं। इट इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ ऑल एसएससी। मार्जिनल रिलीफ की बात कर रहे हैं, where surcharge is applicable. You have to check marginal relief concept when the total income is little bit more than 50 lakh in case of individual, HUF, AOP, VOI, AZP. Okay. और 1 करोड़ इन केस ऑफ ऑल अदर एसएससी एंड 10 करोड़ इन केस ऑफ कंपनीज। देखिए, ये जो अगर अपन 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो ये वो लिमिट है जहां से ऊपर इनकम होने पर आपको सरचार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको मार्जिनल रिलीफ अलाउ किया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 अलग अलग इनकम पर बात की गई है। एक व्यक्ति की इनकम 50 लाख है, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति की इनकम 51 लाख है, 1 लाख ही ज्यादा है, और तीसरे व्यक्ति की इनकम 55 लाख है, 5 लाख ज्यादा है अगर सरचार्ज के नजरिए से बात करें। अब देखिए, 5 लाख तो बहुत बड़ा गैप हो गया, लेकिन यहाँ 51 लाख यानी 1 लाख बंदे ने ज्यादा कमाया, तो ये गैप इतना नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कि 50 लाख पर माना कि पहले वाले व्यक्ति को टैक्स जो बन रहा है वो 13,12,500 रुपए बन रहा है। 13,12,500 पर उसको 10% एक्स्ट्रा सरचार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ऐसे केस में उसको टोटल नेट टैक्स लायबिलिटी 13,12,500। लेकिन 1 लाख ज्यादा कमाने से उसको क्या हो रहा है कि 51 लाख में उसको सरचार्ज देना पड़ेगा 10% टैक्स के ऊपर, तो जो उसका 13,42,500 रुपया टैक्स बन रहा है, 51 लाख पर 13,42,500 रुपया टैक्स बनेगा, और उस पर सरचार्ज भी बनेगा 1,34,250 का। तो टोटल उसका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा 14,76,750। अब देखिए, अगर अपन बात करें तो इनकम उसकी कितनी ज्यादा हुई, सिर्फ 1 लाख ज्यादा हुई। इस 50 लाख के मुकाबले उसने 1 लाख ज्यादा कमाया, लेकिन उसको टैक्स कितना ज्यादा भरना पड़ रहा है, उसकी टैक्स लायबिलिटी 1,64,250 रुपए ज्यादा आई। तो मार्जिनल रिलीफ उसको कितनी मिलेगी? मार्जिनल रिलीफ उसको मिलेगी जो उसकी इनकम है उससे जो उसका टैक्स इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी जो है उसका, उसमें से उसका जो इंक्रीज इन इनकम है वो माइनस कर दे, तो मार्जिनल रिलीफ उसको मिलेगा 64,250 रुपए का। ठीक है, तो 64,250 रुपए का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा उसको। तो ऐसे केस में मार्जिनल रिलीफ वो लोगों को मिलता है जिनका इनकम एक पर्टिकुलर थोड़ा सा ही ज्यादा है, जो उनका लिमिट है, जिस पर सरचार्ज की जो लिमिट है उससे अगर आस पास में भी उनका इनकम ज्यादा है तो उनको मार्जिनल रिलीफ यहाँ पर मिल जाता है। तो मार्जिनल रिलीफ वो लोगों को ही मिलेगा। ओके, दूसरी चीज यहाँ पर अगर अपन बात करें तो आप देखिए 55 लाख वाले की अगर अपन बात करें तो उसका एक जो कैलकुलेशन है उसमें 5 लाख की उसकी इनकम इंक्रीज हुई, जबकि उसका टैक्स लायबिलिटी 2,96,250 का इंक्रीज हुआ। तो
296 250 में से 5 लाख तो माइनस होगा नहीं, तो मार्जिनल रिलीफ उसको कुछ मिलना नहीं है। तो मार्जिनल रिलीफ सिर्फ उनको मिलता है जिनका इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो इंक्रीज इन इनकम के। ओके, इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन या ग्रेटर देन इंक्रीज इन इनकम, देन आप मार्जिनल रिलीफ के लिए हकदार है, अदरवाइज आप मार्जिनल रिलीफ के लिए हकदार नहीं है। ओके, सो ये मार्जिनल रिलीफ यानी सरचार्ज की केसेस में मार्जिनल रिलीफ मिलता है। अगर आपका इनकम सरचार्ज के लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा है तो आप मार्जिनल रिलीफ के लिए एलिजिबल होते हैं। 87A पर अपन ने कल डिस्कस किया था टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो देखिए 87A आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर 1920 में 87A की रिबेट को बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले 2,500 रुपए थी। पहले 3.5 लाख रुपए तक की इनकम ग्रुप वालों को 87A की इंडिविजुअल को मिलती थी। इंडिविजुअल को मिलती है 87A की रिबेट, जो कि 3.5 लाख रुपए की इनकम से कम इनकम होने पर उन्हें 2,500 रुपए का 87A में रिबेट मिलता था। टैक्स लायबिलिटी में से माइनस कर सकते थे वो, लेकिन इसको बढ़ाकर 5 लाख की इनकम वालों को ये बेनिफिट दिया गया और 12,500 रुपए का मैक्सिमम बेनिफिट दिया गया। आप इस पीपीटी को देखेंगे तो आपको 87A इजीली समझ में आ जाएगा। 4 क्वेश्चन है 87A के जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए। ओके, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज रिबेट अंडर सेक्शन 87A। इट इज एग्जेम्पशंस फ्रॉम पेइंग योर टैक्सेस अप टू अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। इट मींस क्या है, 87A की रिबेट किसको मिलती है कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स देने से रिलीफ मिल जाता है, आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक के क्राइटेरिया में जा रहे हैं आप। 5 लाख 2.5 से 5 के बीच में है आपका इनकम। अगर देखिए 2.5 लाख वाले को तो इंडिया में कोई भी हो उसको टैक्स देना नहीं, एग्जेम्पशंस दे रखा है। लेकिन अगर 2.5 से 5 लाख तक की इनकम है तब आपको 87A का बेनिफिट मिल जाएगा। ऐसे में आपकी टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। ओके, आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। लेकिन 5 लाख क्रॉस करते हैं तो फिर आप 87A भूल जाइए, वो आपको बेनिफिट 87A का मिलना नहीं है। 87A का बेनिफिट सिर्फ उनको मिलता है जिनका इनकम 5 लाख से क्या हो, कम हो। ओके, व्हाट इज द अमाउंट। अब बात करते हैं कि 87A की जो छूट है वो कितनी है। 1920 फाइनेंशियल ईयर से इस रिबेट को दो पॉइंट में से दोनों में से विच एवर इज लोअर टैक्स पेएबल, जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, और 12,500, दोनों में से जो भी कम हो उतनी छूट मिल जाती है। तो देखिए एक चीज साफ तौर पे समझ लीजिए कि आपका 5 लाख तक की इनकम होने पर टैक्स भी 12,500 बनता है और 87A की मैक्सिमम छूट भी 12,500 है। ऐसे में 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था क्लास में कि अगर किसी की इनकम 4,50,000 रुपए तो 87A की कितनी रिबेट मिलेगी, तो 12,500 रिबेट नहीं मिलनी। 450 पर जो टैक्स बनेगा वो रिबेट मिलेगा। तो टैक्स में से वो रिबेट उतनी की उतनी माइनस हो जाएगी, तो टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाएगी। ऐसे में अगर किसी की इनकम 3 लाख है तो उसका टैक्स 5,000 रुपए बन रहा है, सॉरी 2,500 रुपए बन रहा है, क्योंकि 2.5 लाख तक एग्जेम्पशन से और ऊपर के 50,000 पे 5% टैक्स 2,500 बन रहा है। तो 87A की रिबेट 12.5 नहीं मिलनी है, 2,500 रुपए मिलनी है। ऐसा नहीं है कि आप 12.5 ढाई में से 12.5 माइनस कर दिया, आप गवर्नमेंट को बोलने लगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, लाइए मेरे को 10,000 रुपए दीजिए, माइनस में इनकम आ रही है, मेरा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है तो मैं आपसे मांग रहा हूँ पैसा। माइनस नहीं हो सकता। ओके, तो जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी है उतना ही आपको रिबेट मिलेगा। तो टैक्स पेएबल अगर आपका कम है 12,500 से, तो 87A की रिबेट आपको उतना मिलेगी जितना आपका टैक्स पेएबल आता है। ओके, तीसरी चीज रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्लेमिंग। कब आपको क्लेम नहीं करना है, 87A का क्लेम कब नहीं करना है, जब आपकी नेट टैक्सेबल इनकम, देखिए आपको एक तो तब क्लेम नहीं करना जब आप 5 लाख से ज्यादा की इनकम नेट टैक्सेबल इनकम है, तब आपको क्लेम नहीं करना है, क्योंकि 87A का क्लेम सिर्फ 5 लाख से कम इनकम वाले ही कर सकते हैं। और ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है छूट। रेसिडेंट इंडिविजुअल कौन हुआ, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब देखिए आप इनकम टैक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये सब आपने बेसिक्स हैं जो पढ़े भी होंगे। तो जो इंडिया में ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए उसको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो व्यक्ति होता है जो ऑलमोस्ट इंडिया में ही स्टे करता है ना पिछले कुछ सालों से। तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट अगर हैं और इंडिविजुअल हैं तो आपको 87A का बेनिफिट मिलता है, इंडिविजुअल को ही मिलता है ये बेनिफिट। कल भी ये क्वेश्चन किया गया था कि HUF को मिलता है क्या, HUF को नहीं मिलता है। ओके, ओनली इंडिविजुअल 87A का क्लेम कर सकते हैं। ओके, अगला Who cannot take benefit, कौन इस बेनिफिट को नहीं ले सकता है। देखिए एक नॉन रेसिडेंट इंडियन नहीं ले सकता, NRI जिसे हम कहते हैं, नॉन रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं, उसको भी 87A की छूट नहीं मिलेगी। अगर कोई विदेशी व्यक्ति या कोई फॉरेन में सेट हो चुका है इंडियन, और वो अब इंडिया में आके, वो काफी टाइम से फॉरेन में, इंडिया में आके अगर वो किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी करके इनकम कमा रहा है, उसको भी 87A क्लेम करने का राइट नहीं है।
एचयूएफ को भी राइट नहीं है, फर्म को भी राइट नहीं है, एओपी बीओआई या कंपनीज को भी राइट नहीं है, ना सोसाइटी को, ना ट्रस्ट को, किसी को भी राइट नहीं है 87A का। तो ये 87A बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी लोग ध्यान दीजिए। 87A का बेनिफिट वो सभी लोग ले सकते हैं जो 5 लाख से कम इनकम कमाते हैं, इंडियंस हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं और इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, आपको मैं ये भी बता दूं कि जो स्टूडेंट्स कैटेगरीज हैं या जो कम आय वर्ग वाले हैं, जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, उन्हें भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर जरूर फाइल करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब ये नहीं है कि टैक्स लायबिलिटी आना। इनकम टैक्स रिटर्न भरने का मतलब है आप अपनी इनकम को गवर्नमेंट को डिस्क्लोज कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात होती है आईटीआर फाइल करना। और 5 लाख रुपए तक तो वैसे भी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आ रही है, तो इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए, ताकि आप अपनी इनकम बता सकें, ताकि अगर आप कभी भविष्य में आपके खाते में कोई अमाउंट ट्रांसफर भी करते हैं, डालते भी, डिपॉजिट भी कराते हैं, तो आप इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक एविडेंटरी प्रूफ हो जाता है। दूसरी चीज ये एक बेनिफिट रहता है कि आईटीआर फाइल करने से आपका एक अच्छा स्टेटस बनता है। अब भविष्य में कभी आप बैंक लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको बैंक इजीली लोन प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि कोई भी लोन लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न्स होने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, तो आपके इनकम का एक सबसे स्ट्रांग प्रूफ होता है आईटीआर फाइल करना। तो इनकम टैक्स भरना नहीं होता है, ये बहुत सारे लोग गलत समझते हैं कि यार पैन नंबर बना रखा लेकिन आईटीआर भर दूंगा तो मुझे इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 5 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स देना ही नहीं है। 2.5 लाख का एग्जेम्पशन है आपको 60 साल से कम उम्र वालों को। दूसरी चीज है कि अगले 2.5 लाख पर आपको 87A का बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करना भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर बहुत ही आसान है आईटीआर फाइल करना। ऑनलाइन आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं, आपको कहीं कोई 1 रुपए भी खर्च करने का जरूरत बनता नहीं है। ठीक है, तो आज मैंने यहाँ पर आपके सामने जो डिस्कस किया है वो फर्म्स, डोमेस्टिक कंपनीज की इनकम टैक्स रेट्स डिस्कस की, मार्जिनल रिलीफ डिस्कस किया और रिबेट अंडर सेक्शन 87A डिस्कस किया। आई थिंक आप सबको ये चारों पीपीटी अच्छे समझ में आई होगी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ वापस में। असेसमेंट ईयर 1920 के लिए डोमेस्टिक कंपनीज को 250 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनी को 25% टैक्स देना है, जबकि 250 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी को 40% टैक्स देना है। ओके, सरचार्ज की अगर अपन बात करें तो 1 करोड़ तक कंपनीज को कोई सरचार्ज नहीं देना है। 1 करोड़ से 10 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनीज को 7% डोमेस्टिक कंपनीज को सरचार्ज देना है, फॉरेन कंपनीज को 2% सरचार्ज देना है। ठीक है, अगर 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनी है तो उन्हें 12% सरचार्ज देना है टैक्स के ऊपर टैक्स, जबकि फॉरेन कंपनीज को 5% सरचार्ज देना होता है। पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपीज, लोकल अथॉरिटीज को 30% इनकम टैक्स रेट है, जबकि 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पे उनको 12% सरचार्ज देना होता है। हेल्थ एंड एजुकेशन से सभी को पे करना है, हर कंडीशन में पे करना है। अगर उनका टैक्स लायबिलिटी बन रहा है तो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सभी को देना ही है। मार्जिनल रिलीफ की बात करें तो ये उन लोगों को मिलती है जिनको टर्नओवर हल्का सा या थोड़ा सा मार्जिनली ज्यादा है उनके सरचार्ज की लिमिट से, तो वो लोगों को मार्जिनल बेनिफिट रिलीफ का बेनिफिट मिल सकता है। मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट तब मिलता है जब आपकी इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हो आपकी इंक्रीज इन इनकम से। ओके, और अंडर सेक्शन 87A की रिबेट मिलती रेसिडेंट इंडिविजुअल को 5 लाख से कम एनटीआई होने पर, और ये रिबेट है 12,500 रुपए की, या टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर। एनआरआई, एचयूएफ और फर्म और कंपनी, एओपी, बीओआई को ये रिबेट नहीं मिलती है। तो ये आज की चारों पीपीटी मैंने डिस्कस की। कल की क्लास में हम एडवांस एक्सेल पढ़ेंगे, कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेंगे, आप जरूर ज्वाइन करिएगा उस लाइव क्लास को। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में। तो आज की क्लास के बारे में अगर आप में से किसी को भी कुछ पूछना है, मैंने आपको अनम्यूट कर रखा है, आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल अगली क्लास में।